जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल्स टैक्स के लेक्चर 14 में आप सबको वेलकम। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करना है वो अबाउट प्रॉब्लम नंबर 5 है। तो इसमें हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ें नहीं सीखेंगे या मे बी वही पुरानी चीज़ें और देखते हैं। तो मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 को, जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। कैलकुलेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी of Naim Engineering Private Limited being a registered manufacturer from the following data for the month of August 2019। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पढ़ते साथ ही डाटा का अंदाजा हो जाना चाहिए कि एज अ वो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, एम्प्लॉयर है या एक्सपोर्टर है या कम एक्सपोर्टर है या जो भी वो आपका है, आपको चूंकि वहीं से अंदाजा होगा और वहीं से ही आपको पता चलेगा कि आपने उसको रेट किस हिसाब से लगाना है। So taxable supplies to registered person rupees 30 lakh, taxable supplies to needy person 1,75,000, supplies at the rate of 20% discount as a normal business practice 1,25,000। नहीं जी, आपका एक कॉन्सेप्ट नया है। अगर तो आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस हो तो क्या होता है, अगर आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं। उसने क्या है जी, उसने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं किसी दूसरे पर्सन को 20% डिस्काउंट पर, जो कि उसकी एक नॉर्मल रूटीन की बिजनेस की प्रैक्टिस है। मतलब वो नॉर्मल रूटीन में डिस्काउंट दे देता है। लेकिन अगर वो कहता है कि उसकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम उस सूरत में क्या करते, वो जिस वक्त आएगा उसी को हम उसके इंशाल्लाह डील करेंगे। तो टैक्सेबल सप्लाइज टू एसोसिएटेड पर्सन मतलब एओपी 1,30,000, ओपन मार्केट प्राइस है 1,70,000। तो यहाँ पर आपने 1,30,000 को नहीं लेना, बल्कि आपने वो लेना है जो कि उसकी मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्योंकि 1,70,000 की है तो हम लोग उसको लेंगे, क्योंकि एफपीआर आपका उसी को मानता है। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। नहीं, एक और कंसेप्ट आ गया। 3,50,000 की अगर आपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए एडवांस पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली है तो उसको भी आपको टैक्स में शामिल करना पड़ेगा, चाहे आपको गुड्स बिके या नहीं बिके। आपने एडवांस पेमेंट रिसीव तो कर लिया ना। उसके बाद गुड्स प्लेज्ड विद द बैंक वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बैंक फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ टैक्स। देखें जी, आपने कुछ गुड्स आपकी ही कंपनी की जो सप्लाई आपकी है, जो गुड्स है आपने वो बैंक को प्लेज किए थे। मतलब प्लेजिंग मतलब आपने गिरवी रखवाए थे, इसको बदले में कोई ना कुछ आपने लोन वगैरह लिया होगा आपने। तो वो बैंक ने, आपने बैंक को पैसे अदा नहीं किए, उस सूरत में बैंक ने आपकी वो चीजें बेच कर अपने पैसे पूरे कर लिए। उसकी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी वो थी 2,60,000, लेकिन बैंक ने उसको बेचा 2,50,000 का। तो आप लोग लोगे 2,60,000 को और इसको भी आप सप्लाईज में ही इंक्लूड करोगे, आई थिंक सो। बाकी उसको देख लेंगे हम लोग। और उसके बाद आपके फ्री सैंपल्स हैं 1,50,000, क्योंकि आपकी कंपनी है ये, आप जानते हो। आप उसको फ्री सैंपल दो, आप उसको जीरो रेटेड पे दो, आप उसको एग्जाम पे दो, आप इसको एक्सपोर्ट करो, आप इसको इंपोर्ट करो या आप उसको डिस्पोज करो। उसको इसको कंसर्न नहीं है इससे। उसको कंसर्न है कि आपकी चीज गई और कहाँ गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डाटा देखते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आपकी एक्सपोर्ट सेल्स, यानी कि फ्री सैंपल्स से आपके थे, और फ्री सैंपल्स के बाद आपके पास आ गई एक्सपोर्ट सेल्स, जो कि आपकी है 1,60,000 की। और परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन तकरीबन आपकी हैं 6,50,000। लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपको जितने की इनवॉइस मिली है वो है 4,50,000 की। तो आप 4,50,000 पर ही टैक्स लोगे 17%, ना के 6,50,000 पर। ठीक है। उसके बाद परचेज किया आपने रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एट एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, इनके खाम माल आपने खरीदा है, परचेज किया है, उसको आपने टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में आपने उसको यूज किया। ठीक है। अब हमने ये नहीं देखना कि आपका टैक्सेबल है वो आपका एग्जाम है तो हम लोग इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे एग्जाम पे। आपने ये देखना है जो आपका रॉ मटेरियल है, जाहिर बात है उस पर टैक्स लगा है, तो उसको जहां जहां भी आपने यूज किया है, जैसे हमने फिक्सेशन में किया था, फिक्सेशन आप परचेज कर रहे हो, उससे आप सप्लाईज बना रहे हो। एफपीआर को इससे कंसर्न नहीं है कि आप उससे एग्जाम सप्लाईज कर रहे हो, आप उसे फ्री सैंपल दे रहे हो, आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो। उसको कंसर्न इससे है जो चीज आपने परचेज किया आया उस पर टैक्स है या नहीं है। तो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, आप उस पर टैक्स लगाओगे, उसके बाद आप उसकी अपॉर्चनमेंट करोगे एग्जाम्पल और टैक्सेबल दोनों में, 1,80,000। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन 5,50,000। नहीं जी, ये भी जरा आपको पॉइंट थोड़ा सा घुमाने वाला होगा, मेरा ख्याल है कि अगर तो आप फिक्स एसेट परचेज करते हो फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो क्या उस सूरत में आपको उस पर टैक्स एडजस्टमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो याद रखिए, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से आप कुछ भी परचेज कर लो, क्योंकि वो आपको इनवॉइस इशू करने का हक रखता ही नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, आपको उसमें मेरा ख्याल याद होगा, रजिस्ट्रेशन में मतलब कि अपने लेक्चर्स में भी काफी अच्छे से डिलीवर किया था, उसको कोशिश की थी मैंने।
तो उसको भी आप एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये आपके हैं 5,50,000 के एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, तो इसको भी आप उसमें एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। ये नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से उसने परचेज किया। उसके बाद इंपोर्टेड गुड्स आपके हैं 1,20,000 के। देन परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर्स, आपने कस्टमर्स के लिए गिफ्ट आइटम्स परचेज किए। देखो ना, आप अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए गिफ्ट आइटम्स दे रहे हो, अपने क्या तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, सेलिब्रिटीज को दे रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो एफटीआर को उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसको कंसर्न उससे है जो कि आपकी आउटपुट है, आपने उसको बिजनेस में यूज किया, दैट्स इट। तो 60,000 किया, इसको भी हम लोग एडजस्टमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स का अब हम देख लेंगे हमें एडजस्टमेंट मिलती है या नहीं मिलती। तो ये थे आपके तकरीबन, हाँ इम्पोर्टेड गुड्स, हाँ इसमें आपको एडजस्टमेंट मिलती है, ठीक है, 1,20,000। ठीक है जी, तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम 5 शो हो रही, डिस्प्ले की जा रही है। नईम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका नेम आ गया, सीएनआईसी नंबर, एनटीएन नंबर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आपकी है जी टोटल आउटपुट, आपने पहले कैलकुलेशन कर ली। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन आपकी 30 लाख किया है, टू नीडी पर्सन 1,75,000, टू द पर्सन एट द रेट ऑफ 20% डिस्काउंट कॉज नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। सो आपने 1,25,000 लिख दिया क्योंकि आपकी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। अगर तो अब नॉर्मल होती है हम लोग उसको फिर वहां पर देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपकी है जी एसोसिएटेड पर्सन को आपने सेल किया है, उसकी ओपन मार्केट प्राइस थी 1,70,000, तो आपने उसको ले लिया। एडवांस पेमेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3,50,000 मैंने आपको बताया था, आपने एडवांस पेमेंट रिसीव कर लिया, तो आप उसको लिख लोगे। और गुड्स के बैंक ने सेल कर दिया है, तो उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 2,60,000 थी, बैंक 2,50,000 की बेची, तो हम लोग इसी को लेंगे। तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाईज में आ गई 40,80,000। देन आपने देखा तो आपकी फ्री सैंपल्स भी भरे हुए हैं, 1,50,000 के एक्सपोर्ट सेल्स 1,60,000, दोनों का आपने एडअप किया तो आपकी आगे 43,90,000, ठीक है, 43,90,000। ये आपकी आगे टोटल आउटपुट। इसके बाद जी आपने कैलकुलेशन करनी है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले आप देखते हैं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 6,50,000 है, और 6,50,000 की तो है, लेकिन टैक्स इनवॉइस कितने की मौजूद है, 4,50,000 की। तो आप 17% किस पे लोगे, 4,50,000, तो आपका आ गया 76,500 रुपीज। इम्पोर्टेड गुड्स हैं आपके 1,20,000, 17% आपने उस पे लिया, 20,400 हो गया। टोटल आपने एडअप किया तो 96,900 हो गया। याद रखिएगा आपने पहले वही लिखने हैं जिन पर टैक्स नहीं ना है, जो आपको रजिस्टमेंट नहीं मिलती, आप उनको लास्ट में लिखना है। अभी हम देखते हैं कैसे लिखना है हमने। उसके बाद परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, मैंने आपको बताया था ना, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपको उस पर टैक्स है 1,80,000, तो 17% उस पर आपने ले लिया। तो आपका जो मेन काम है वो इन्हीं के साथ है, 96,900 रुपीज और 30,600 रुपीज। तो इसी की आपकी अपॉर्चुनिमेंट होगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसकी बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। और उसके बाद परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर्स, आपकी नो एडजस्टमेंट है 60,000, और एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, नो एडजस्टमेंट आपको 5,50,000 की, ठीक है। यही मैं आपको चीज बताई थी, जिस पर एडजस्टमेंट ना मिल रही है आप उसको लास्ट में लिख लेना, आपके साथ बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा जो ऊपर एक नोट लिखा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स पर हमने इनपुट टैक्स लेना है फ्री सैंपल्स का, ठीक है जी। वही बात है ना कि आपने रॉ मटेरियल पर इनपुट टैक्स ले लिया है, और ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया। ये डिपेंड ये करता है कि आपने रॉ मटेरियल पर टैक्स पे करना है, तो उसकी आपने अपॉर्चुनिमेंट भी कर लेनी है। तो अपॉर्चुनिमेंट को हम लोग जरा देखते हैं। अपॉर्चुनिमेंट ऑफ इनपुट टैक्स देखें जी, टैक्सेबल सप्लाईज आपकी आगे 40,80,000 की, फ्री सैंपल्स आपके आगे 1,80,000 की, एक्सपोर्ट सेल्स आपके आगे 1,60,000। इनपुट टैक्स आपके आगे सिंपल में, और इनपुट टैक्स आपका ऑन रॉ मटेरियल्स है उस पर आ गया, क्योंकि फ्री सैंपल्स हैं, आपने फ्री में ही चीजें दी हैं। तो जब आप चीज ही फ्री बेच रहे हो तो उस पर इनपुट टैक्स किस चीज का, तो फ्री सैंपल्स पर आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलता, मतलब आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, चाहे आप फ्री मानते फिरो चाहे आप एग्जाम देते फिरो, आपको हुकूमत को इस पर एडजस्टमेंट नहीं देती है। और उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स आपने की थी, तो इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर और मल्टीप्लाइड जो आप निकाल रहे हो। इसकी मतलब वर्किंग देख लेते मेरा ख्याल है जी। तो स्टूडेंट्स ये वर्किंग वन है हमारी, टोटल टर्नओवर फॉर नॉर्मल इनपुट टैक्स टैक्सेबल प्लस एक्सपोर्ट सेल्स इज इक्वल टू 40,80,000। यहाँ पर ना एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपने ये चीज देखनी है कि
जो फ्री सैंपल्स है, क्योंकि आप चीज फ्री बेच रहे हो तो उसकी सूरत में आपको जो एफपीआर है वो आपको एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं देगी। तो आपने टैक्सेबल प्लस एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है ना। 40,80,000 प्लस 1,60,000, ये आपने टोटल टर्नओवर निकालने के लिए करना है, ठीक है। आई होप सो आपको चीज समझ आ गई होगी। तो ये आपका आ गया 42,40,000। और जो सेकेंडली आपका है टोटल टर्नओवर फॉर इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, तो उसमें आपने तीनों चीजें इंक्लूड करनी है, टैक्सेबल, फ्री सैंपल्स और एक्सपोर्ट सेल्स। तो 40,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000, तो आपका आ गया 43,90,000। अब देखें, आप लोगों में से काफी बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि जी वहां पर हमने फ्री सैंपल्स को इंक्लूड नहीं किया, नीचे वाले हमने इंक्लूड कर लिया है, क्यों, ऐसी वजह क्या है, ये सारे मतलब मेरे जहन में सवाल आते थे। तो खैर मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको परेशानी का बायस नहीं बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनपुट टैक्स आपने सिंपल में लेना है, आपको एफपीआर नहीं देगी। उसकी वजह क्या है? एफपीआर कहती है कि आपने चाहे उससे एग्जाम सप्लाईज करें अपनी सप्लाईज में से, चाहे आप उसी में से फ्री सैंपल्स बेचते फिरें, हम में से कोई कंसर्न नहीं है कि हम लोग आपको एडजस्टमेंट सिर्फ उसी पर देते हैं जिससे आपका बिजनेस इन रनिंग पोजीशन होता है, इन ऑपरेटिंग पोजीशन होता है, ठीक है। तो उस सूरत में आपको एडजस्टमेंट मिलती है। देखो ना, आपने फ्री सैंपल्स दिए हैं, आपको तो पैसे नहीं मिले, लेकिन एफबीआर को से क्या कंसर्न है आपको पैसे नहीं मिले। वो कहता है आपने चाहे फ्री सैंपल्स दिए हैं, हमारे तो इसमें रिकॉर्ड में नहीं ना मौजूद है, हमारे इसमें किसी खाते में नहीं है, हमारे किसी अल्लाह के मुताबिक हमें एडजस्टमेंट बनती है, हम आपको नहीं देंगे। तो उस सूरत में आप सिर्फ इंक्लूड करोगे टैक्सेबल प्लस एक्सपोर्ट टोटल टर्नओवर फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब नीचे वाले में हमने जो है फ्री सैंपल्स को क्यों इंक्लूड किया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, सपोज करें आपने एक शैम्पू बनानी है, ठीक है। शैम्पू बनाने के लिए आपने उसकी जो रॉ मटेरियल है, जो उसकी केमिकल्स वगैरह है, वो आपने परचेज कर लिए, ठीक है, आपने कर लिए। अब आपने उससे बना भी ली, ठीक है, आपने सप्लाईज वगैरह बना लिया, आपने प्रोडक्शन कर ली। उसके बाद देखो, आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उस पर तो आपने टैक्स देना है ना। मेरा ख्याल है कोई 1,80,000 तक का रॉ मटेरियल का था, तो उस पर चूंकि आपने टैक्स पे करना है, उस पर टैक्स आपने पे करना है, आपने उसको 17% ले लिया। अब फर्दरली आपने उसकी जो प्रोडक्शन किया उस रॉ मटेरियल की, आपने उसे जो प्रोडक्शन है उससे चाहे आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो, चाहे आप उसे फ्री सैंपल कर रहे हो, चाहे आप उसे एक्सपोर्ट सेल्स कर रहे हो, तो उस सूरत में आपने जो है तीनों को ही एडअप कर देना है। और आपने देखना है, क्योंकि आपने चाहे तीन में को सब एग्जाम करते फिर आपको उसको तीनों पर ही अपॉर्चुनमेंट करनी पड़ेगी, तीनों ही आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो रॉ मटेरियल है वो आपका तीनों में यूज हुआ है, टैक्सेबल में भी यूज हुआ है, फ्री सैंपल्स में भी यूज हुआ है, एक्सपोर्ट सेल्स में भी यूज हुआ है, चाहे एग्जाम होता उसमें भी यूज हुआ, तो आपने उस पर भी लगाना था। आई होप सो आपको उसकी काफी हद तक समझ आ गई होगी। जैसे हमने ऑफिस का जो फर्नीचर था या फिर हमने कुछ फिक्स वो चीजें हमने उसमें किया था, ऐसे हमने इसमें भी किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने वापिस अपॉर्चुनिटी की तरफ। जी, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ इनपुट टैक्स आपकी आ गई, टर्नओवर आपने देख ली, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल आपने देख लिया, तो टैक्सेबल पर आपने लगा ली, वही सेम तरीका आपका इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इनपुट टैक्स आपका जो सिंपल इनपुट टैक्स के लिए था वो आपका तकरीबन मेरा ख्याल आया था कोई आई होप सो कोई 96,900 रुपीज, ठीक है। तो आपने इसको डिवाइड किया टोटल टर्नओवर पर जो कि आपने निकाल ली थी, और मल्टीप्लाई आपने कर दिया टैक्सेबल और एक्सपोर्ट सेल्स से, फ्री सैंपल्स में आपने उसको नहीं किया। तो आपकी आगे 96,900 रुपीज कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने रॉ मटेरियल पर किया, और रॉ मटेरियल पर करने के लिए आपने जो टैक्स लिया है वो आपका कितना है, तकरीबन 30,600 आया था रॉ मटेरियल पर। तो इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आपकी जो आई थी, और मल्टीप्लाइड बाय जो आप निकाल रहे हो, लाइक टैक्सेबल निकाल रहे हो, फ्री सैंपल्स निकाल रहे हो, एक्सपोर्ट सेल्स निकाल रहे हो, तो जी आपकी होगी अपॉर्चुनिटी। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी के आखिरी पोर्शन की तरफ। जी, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है लास्ट स्टेप, सेल्स टैक्स लायबिलिटी का। और सेल्स टैक्स लायबिलिटी में आपने पहले निकालना है आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स यू नो बेटर, टैक्सेबल सप्लाईज आपके 40,80,000 के आपने 17% लिया उसका, तो आपका आ गया 6,93,600 रुपीज, ठीक है। लेस किया आपने इसमें से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, जो कि आपकी 93,243 प्लस 28,439 रुपीज, यानी कि आपका वो जो था उसका अपॉर्चनमेंट का
वो भी आपका आ गया टैक्सेबल का। और जो इनपुट टैक्स और रॉ मटेरियल था वो भी आपका। आप इसमें सिर्फ जो है ना इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आप लेस कर रहे हो, वो सिर्फ आप लेस कर रहे हो टैक्सेबल की, ठीक है। अभी हम लोग दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप टैक्सेबल की लेस कर रहे हो, इसलिए मैंने ये लिखा ब्रैकेट्स में। 93,243 है सिंपल इनपुट टैक्स, और 28,439 है इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल का टैक्सेबल का। तो 1,21,682 आ गया। देन आपने चेक लगाना है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% है, ठीक है। तो 6,93,600 का आपने लिया 90%, वो आ गया 6,24,240। और क्योंकि आपका 1,21,682 कम है 6,24,240 से, तो आपने 1,21,682 ही लिख दिया। तो टोटल जो आपका आ गया वो कितना आया जी, 5,71,918, यानी कि 5,71,918 रुपीज। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, ये देखें, ऐड करना है आपने विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर तो कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी थी ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, और इसने परचेज किया, क्योंकि उसने बात की थी ये बेटर नहीं करता है कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड है, बात ये है कि वो कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी है और उसने परचेज किया नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस सूरत में आपका 5% लगता है ग्रोस वैल्यू पर, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू निकालने के लिए आपने जितने की सप्लाई की, सॉरी परचेज की थी, 5,50,000 की आपने परचेज की थी, उसकी आपने ग्रोस वैल्यू निकाली है, वो आपने 100 और 170 निकाल दिया, मतलब आपने उसका जो टैक्स वगैरह पे किया हुआ था आपने वो टैक्स बीच में शामिल कर दिया, सॉरी टैक्स निकाल दिया आपने। तो इनमें हर तकरीबन आपका आता है 5,50,000 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 100/117 से, तो आपका आता है 47,085, सॉरी 4,70,085 आ रहा है, यानी कि आपने इसकी ग्रोस वैल्यू निकाली है, ठीक है। ग्रोस वैल्यू का मतलब क्या है, आपने इसमें से जो टैक्स है वो आपने लेस कर दिया और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5% आपने लेना है ग्रोस वैल्यू पर। तो देखो ना, एक वैल्यू है टैक्स की, टैक्स का मतलब क्या है कि आप उसमें से जी, तो ये आपका तकरीबन आता है 23,504 रुपए। अच्छा आप देखें ना, मैं आपको बताता हूँ ग्रोस वैल्यू नेट वैल्यू का फर्क। अब देखें ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू में फर्क क्या है। अगर तो आपकी वैल्यू है, उसमें आपका जो सेल्स टैक्स है वो आपने निकाल दिया है, तो वो आपकी आ जाती है नेट वैल्यू, ठीक है। अब जो 5,50,000 पड़ा हुआ है ना, ये आपकी नेट वैल्यू है। आपने निकालनी है इसकी ग्रोस वैल्यू, यानी कि आपने इसमें से सेल टैक्स निकाल दिया, तो आपकी आ गई ग्रोस वैल्यू। वो कितनी आ गई, 100/117 आपने किया, तो वो आ गई आपकी 4,70,000 निकाल कर, मतलब आपकी ये ग्रोस वैल्यू आपकी आ गई। इसमें आपको जो था वो टैक्स इंक्लूड था, आपने टैक्स लेस कर दिया है, तो आपके पास आ गई 4,70,000। उसका आपने लिया 5%, तो आपके पास आ गई 23,504 रुपए। उसको आपने इसमें ऐड किया, क्योंकि ये आपके विद होल्डिंग टैक्स रूल्स आपके वो रूल्स होते हैं जिसमें आपका जो चीज खरीदने वाला होता है वो चीज बेचने वाले से टैक्स ले लेता है, अगर तो वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं आपको विद होल्डिंग टैक्स रूल्स का मैंने आपको एक लेक्चर प्रॉपर्ली दिया था, तो वो ले लेता है और उसको वो लेकर हुकूमत को खुद जमा करवा देता है, तो वो हमारा होता है विद होल्डिंग टैक्स। तो अब आपको जो टोटल सेल्स टैक्स पेबल है वो कितना है जी, 5,95,422 रुपए। और रिफंडमेंट आपको किस पर मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट सेल्स पर आपको रिफंडमेंट मिलेगी, जो कि आपकी बनती है तकरीबन 3,657 एक, और 1,115 एक। तो 4,00,000 सॉरी 4,772 रुपये आपकी आ गई रिफंडमेंट ऑफ इनपुट, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट सेल्स थी। अब देखो, आपने फ्री सैंपल्स की एक जो की थी कैलकुलेट रॉ मटेरियल पर, आपने कैलकुलेट तो की है, लेकिन आपको फ्री सैंपल्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। सो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नोट हम इसका पहले देख लेते हैं, कुछ नोट्स आपके लिखे हुए हैं कि 1 2 हमने पढ़ ली, तो 3 हम देखें जी, सेक्शन 8B1 शुड बी अप्लाई फॉर दिस केस। हाँ जी, 90% हमने इसको कैलकुलेट किया, हम चेक लगाया था। उसके बाद फोर्थ पे आपका है, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट इशू इनवॉइस फॉर एडजस्टमेंट, क्योंकि वो इशू नहीं कर सकता एडजस्टमेंट के कोई इनवॉइस, बट 5% टैक्स इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी विथहेल्ड बाय विथहोल्डिंग एजेंट। तो यहाँ तक आपकी बात होगी। उसके बाद नोट एक लिखा हुआ है नीचे, रॉ मटेरियल एंड एसेट्स पर जो इनपुट टैक्स आपका लगता है वो फिर सिर्फ लगता है जबकि सैंपल्स की इनपुट टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो कौन सा किसी स्पेसिफिक मकसद के लिए होती है। वो उसने बात की है रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट पर हम लोग लगा रहे हैं टैक्स, उसकी वजह ये है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है।
लेकिन फ्री सैंपल्स तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो है, लेकिन वो उस सूरत में जी आप अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हो, आप किसी को अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, फ्री सैंपल्स बांटते फिर रहे हो, कि और उसका मकसद है, तो मतलब आपका बिजनेस से कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि हमने सोल्व की, अच्छे से हमने इसको देखा। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आपको कोई मसला हो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, और मैं उसको इंशाल्लाह जल्द ही आंसर करूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस को देख लूंगा। सो ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।